नमस्कार मित्रों, माई बाप में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज आपके साथ फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपना आग्रह दोहरा दूं कि आप इस चैनल को अगर पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और अगर मुमकिन हो तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, ये बात तो हो गई। असली बात है कि इंडिया गठबंधन INDIA, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इंडी गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के अब खुसफुसाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट भी इसको कहते हैं। और ये सुगबुगाहट ये है कि लोग जो इस गठबंधन के घटक दल हैं, उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी अब इस गठबंधन का नेतृत्व करें। हालांकि अभी तक ये गठबंधन पिछले आम चुनाव में और उसके बाद सामूहिक नेतृत्व के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेता रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, अभी 6-8 महीने बीतने वाले हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक जिन कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू साबित करने में लगी हुई थी, वैसा ही ठीक अब गठबंधन के तमाम प्रमुख घटक भी करने लगे हैं। और इसमें सबसे ऊपर नाम है बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो। यहाँ अध्यक्ष तो कुछ होता नहीं, सुप्रीमो होते हैं। क्षेत्रीय दलों में, ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों में सुप्रीमो होते हैं। और ये शब्द प्रचलन में आपको याद हो तो बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद आया था। पहले माननीय काशी राम साहब सुप्रीमो होते थे, फिर बाद में बहन मायावती सुप्रीमो हुई, और फिर इस जुमले को हर क्षेत्रीय दल ने अपना लिया। तो समाजवादी पार्टी में भी सुप्रीमो होते हैं, माननीय अखिलेश जी हैं। इधर अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है NCP, उसमें भी सुप्रीमो होते हैं। अब उसमें शरद पवार साहब होते थे, अब 2 हो गए हैं। उनके भतीजे अजित पवार साहब हैं, उनने अपना एक अलग NCP बना लिया है। ऐसे बिहार में आप जाएँ तो वहाँ सुप्रीमो RJD के अलग हैं और बाकी JDU के भी अलग है। JDU हालांकि BJP के साथ है, BJP के गठबंधन में है। तो अब सुगबुगाहट ये है, हाल के जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कि अब कांग्रेस से ये लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इस गठबंधन का नेतृत्व किसी एग्रेसिव नेता को दे दिया जाए। और एग्रेसिव नेता के रूप में मन में लड्डू फूट रहे हैं सुश्री ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा परोक्ष रूप से जताई है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस INDIA यानी इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। और मज़े की बात यह है कि ममता बनर्जी के मन में तो ये भाव आया ही, लेकिन अब बिल्कुल किनारे पर खड़े माननीय NCP के शरद पवार साहब ने भी उनका समर्थन कर दिया। और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश जी, उनके चचा राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने भी कह दिया कि राहुल गांधी हमारे नेता थोड़ी हैं, वो तो विपक्ष के नेता हो सकते हैं लोकसभा में, कांग्रेस के नेता हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी दल के नेता नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में भी जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं अबू आजमी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हमको अब इस गठबंधन से उम्मीद नहीं है, हम अलग अपना रास्ता चुनेंगे। और ये सारी जो खटास है, ये आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम, अच्छे परिणाम आने के बाद लगातार बढ़ी है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि गठबंधन के जो तमाम सारे दल हैं वो अपनी अपनी सुविधा से गठबंधन का उपभोग कर रहे हैं। जैसे अभी विधानसभा के कुछ उपचुनाव हुए 9 सीटों के उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जितनी सीटें वो चाहती थी उतनी नहीं दी, 2 सीटें दिखा रही थी, तो कांग्रेस ने मना कर दिया। तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, और वो अकेले चुनाव लड़ने का क्या नतीजा हुआ वो आप सबके सामने है। ऐसे ही हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी अलग थी, आम आदमी पार्टी अलग थी, तो वहाँ भी जो नतीजे आए वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को ये जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, जो ये अपने अपने चूल्हे की आग बंद करने को तैयार नहीं है, जो साझा चूल्हा नहीं रखना चाहते,
उन सब की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं वो धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। उसने हरियाणा जीत लिया, अच्छे बहुमत से जीता, महाराष्ट्र जीत लिया, अच्छे बहुमत से जीता। सब रोते रह गए कि ये मशीन और मशीनरी का कमाल है, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है, ये जनादेश नहीं है, सब कुछ है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक, कांग्रेस समेत कोई भी घटक जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी घटक इस बेईमानी के खिलाफ सड़क पर आने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला शिवसेना है, वो उसका भी मन में अब हिंदुत्व जाग रहा है, तो वो लगता है आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी का फिर से शरणम गच्छामी हो जाएगा। और ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे कि जेडीयू के नीतीश बाबू किसी ज़माने में ममता बनर्जी की तरह वो भी INDI गठबंधन का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन जब उनको लोगों ने, दूसरे घटक दलों ने स्वीकार नहीं किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए, उसकी बैसाखी बन गए। और अब तो वो दंडवत करते हैं, सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के चरणों में बैठते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, पैर छूते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ दबाव अब ममता बनर्जी के ऊपर है। ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके खिलाफ आपको याद हो पहले से ही, पहले जब राज्यपाल थे हमारे जगदीप धनखड़ साहब, जो आजकल राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को अपने पूरे कार्यकाल में परेशान किया। वो चले आए तो फिर CBI और ED उनके पीछे पड़ी रही। और आज भी ममता बनर्जी ने भले ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा, विधानसभा के उपचुनाव में पूरी सीटें जीती, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बना दिया। जो वहाँ पर वामपंथ था उसका सफाया हो गया, वहाँ पर जो कांग्रेस थी उसका सफाया हो गया, कांग्रेस में जो प्रगतिशील समाजवादी थे उनका सफाया हो गया। तो इस तरह से एक तरह से ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी बीजेपी की बी पार्टी नज़र आने लगी है। जैसे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया साहब, और भी मंत्री एक जैन साहब हैं, ये सब जेल यात्राएं कर चुके हैं, अदालत से जमानतों पर बाहर हैं और राजनीति कर रहे हैं। और दिल्ली में भी ये फरवरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो यहाँ भी इनकी तुनक मिजाजी अभी से दिख रही है। वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और इंडिया गठबंधन में ये जो विसंगतियाँ हैं, जो अंतर विरोध हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि ये जो बेढबी बातें हो रही हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों की ओर से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो NCP हो, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। और इनकी ये कोशिश है कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में, अब 10 साल 6 महीने हो चुके हैं, इस शासन में जितने भी क्षेत्रीय दल थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण ली, उनके गठबंधन में शामिल हुए, वो या तो विकलांग कर दिए गए या उनका वजूद समाप्त हो गया। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बहन मायावती कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। जम्मू कश्मीर चलिए, वहाँ पर PDP की महबूबा मुफ्ती कहाँ हैं। हरियाणा में जाइए, JJP के कहाँ हैं चौटाला बंधु, कहीं अता पता नहीं है। पंजाब में आ जाइए, अकाली दल गायब। तो इस तरह से ये जो क्षेत्रीय दल अब बचे हुए हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे NCP हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे दूसरे छोटे मोटे घटक दल हैं, RJD ने अभी कुछ कहा नहीं है, मौन साध के रखा, लेकिन RJD भी हो, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। जब से इनका जन्म हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के जन्म के आसपास ही पैदा हुए दल हैं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एक भी क्षेत्रीय दल ने अपनी पहचान राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं बनाई और न बना पाए। इनके नेता बहुत संकुचित दायरे में राजनीति करते हैं, अपने अपने सूबों के नेता हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश के नेता हैं,
तो यहाँ पे जो लालू का परिवार है वो बिहार का नेता है, ममता बनर्जी बंगाल की नेता हैं, पवार साहब कल तक महाराष्ट्र में नेता हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी गद्दी छिन गई है, उनके भतीजे ने उनकी पार्टी को तहस नहस कर दिया है। ऐसे में केवल और केवल कांग्रेस बचती है, जिसकी कि पूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस को पहचानने वाले लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा को समझने वाले लोग हैं, और इस भरोसे वाले लोग भी हैं जो ये मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एकला चलो की नीति है, जो तानाशाही प्रवृत्ति वाली नीति है, जो संविधान के खिलाफ, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने की नीति है, उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो केवल और केवल कांग्रेस कर सकती है। अब कांग्रेस में नेता कौन हो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ले दे करके अभी तो राहुल गांधी नेता हैं, और भले ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, ले देकर अब प्रियंका भी जीतकर लोकसभा में आ गई हैं, तो वो भी आने वाले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व कर सकती हैं, क्योंकि खड़गे साहब की उम्र काफ़ी हो गई है और इस उम्र में वो जितना कुछ कर रहे हैं वो कम नहीं है। तो ऐसे में ये पार्टी कांग्रेस में कौन नेता हो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब भी कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में बनेगा तो उसका घोषित और अघोषित नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में रहने वाला है। अभी तक आप देखिए, अच्छे चुनाव नतीजे आम चुनाव में आने के बाद भी इंडिया गठबंधन ने अपना कोई संचालक मंडल नहीं बनाया, अपना कोई अध्यक्ष नहीं बनाया, इस इंडिया गठबंधन की कोई नियमित बैठक नहीं हुई। इससे जो संवादहीनता घटक दलों में आई है उससे इंडिया गठबंधन कमज़ोर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व का गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। और ये सिलसिला तब तक नहीं थमने वाला है जब तक कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो क्षेत्रीय दल हैं, घटक दल हैं, वो इस हकीकत को नहीं समझते कि इस देश की राजनीति में पहले और आज दो ही चीज़ें चल रही हैं, या तो कांग्रेसवाद चला है या गैर कांग्रेसवाद चला है। कांग्रेसवाद 5.5 दशक तक चल गया, 55-60 साल तक चला। पिछले 10 साल से भाजपावाद चल रहा है दक्षिणपंथियों का, और भाजपा ने ये कसम ले ली है, कसम लेकर बैठा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कि वो कांग्रेस को नेस्त नाबूद कर देगा, देश से कांग्रेस का सफाया कर देगा। लेकिन उसका ये अभियान भी आप देखें कामयाब नहीं हो रहा है। 10 साल में कांग्रेस अगर एक जगह समाप्त होती है तो दूसरी जगह खड़ी हो जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस है, तेलंगाना में कांग्रेस है, हिमाचल में कांग्रेस है, ऐसे कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन वो बिल्कुल शून्य हो गई हो ऐसा तो नहीं है, और ऐसा हो भी नहीं सकती। हमारे यहाँ कहावत है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो कांग्रेस अगर बिल्कुल भी निपट जाए तो भी देश में उसको पहचान का संकट नहीं है, नेतृत्व का संकट हो सकता है, लेकिन नेतृत्व के संकट अस्थायी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे दौर आए कि जैसा आज जो दौर है, मजबूती का दौर है, वो पहले नहीं था। चाहे वो बंगारू लक्ष्मण का आप कार्यकाल देख लीजिए, चाहे जयना कृष्णमूर्ति का देख लीजिए, और कई अध्यक्ष रहे हैं, नितिन गडकरी साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो कामयाबी मोदी और शाह की जोड़ी को और नड्डा की जोड़ी को अभी मिल रही है वो पहले सबको नहीं मिली। तो नेतृत्व तो अस्थायी चीज़ है, लेकिन दल और विचारधारा स्थायी चीज़ है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी, अगर शरद पवार, अगर अखिलेश यादव एंड कंपनी यानी उनके चचा और उनके भाईबंद, या आगे पीछे आरजेडी इस इंडिया गठबंधन को तोड़ती है, तो आप ये समझ करके चलिए कि वो इस देश की उन उम्मीदों को तोड़ती है जो देख रही है कि देश धीरे धीरे टूट रहा है, दो खांचों में बट रहा है, नफरत की दीवार ऊंची होती चली जा रही है, तो वो लोग हताश हो जाएंगे। देखिए, सत्ता में रहना आंकड़ों का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी इस देश का 20-25% से ज़्यादा बहुमत नहीं है, यानी कि बहुसंख्यक जो लोग हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। लेकिन गणित के हिसाब से जो भी चुनावी गणित होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो इस लिहाज से गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की संख्या, उनकी शक्ति भाजपा से अधिक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े तमाम जो घटक दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो बिखरते हैं, तो इसका सीधा सीधा लाभ
भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान कर चलिए कि 2029 में जब आम चुनाव होगा तो इन क्षेत्रीय घटक दलों का जो इंडिया गठबंधन में सैबोटेज करना चाहते हैं, उसका नेतृत्व हथियाने के नाम पर, इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और कांग्रेस जैसी आज थी वैसी कल भी रहेगी। कांग्रेस तो आपने देखा घट के कहाँ तक आ गई थी, जब 50-54 तक आ गई थी, आज 98-99 तक है। कल हो सकता है कि और थोड़ी नीचे जाए या हो सकता है और ऊपर चली जाए। तो समय का किसी को पता नहीं होता और ममता बनर्जी को भी पता नहीं है। ममता बनर्जी की उम्र अब 70 पार कर चुके हैं वो। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करने के लिए देशव्यापी लहर पैदा कर पाएँ, क्योंकि उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान है कि बंगाल की एक तेज तर्रार नेता है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान कहाँ से लाएंगे। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस से टूटा हुआ एक तना है, शाखा है। ऐसे एनसीपी एक टूटी हुई शाखा है। और समाजवादियों की तो आपको पता ही है कितने टूट चुके हैं, खंड खंडों में बटे हैं। एक तरफ जेडीयू है, एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ आरजेडी है। तो इन सब की शक्तियाँ कांग्रेस के मुकाबले बहुत कम हैं। तो ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत है। इसको अगर ममता बनर्जी अपनी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ाती हैं तो वो मेरे ख्याल से इस दौर की राजनीति का सबसे बड़ा अपराध करने वाली हैं। और जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की या कांग्रेस की, तो उसका बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस में राहुल गांधी और उनके परिवार ने बहुत सेवाएं दे ली, बहुत बलिदान भी दे लिए। तो उन्हें कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। उनके सामने नाम का संकट नहीं है, नाम का संकट है किसके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई विरासत है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हम तो जनता की पार्टी हैं, जनता के बीच से आते हैं, हमारा नेता तो बदलता रहता है और बदलता भी रहा है। लेकिन कांग्रेस में एक लीगेसी है, एक विरासत है, एक परिवार की भी विरासत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे टूटे हुए बहुत से दल इस देश में बने कांग्रेस से, लेकिन आज वो कहाँ है पता नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने एक पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाई थी, कहाँ है पता ही नहीं है। हमारे जो कपिल सिब्बल साहब होते थे, कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब दूसरे घटक दल जो इंडिया गठबंधन के, उनकी कृपा से राज्यसभा में बैठे हैं। तो कांग्रेस से नाराज होकर जो लोग जा रहे हैं, नुकसान उनका हो रहा है, राहुल गांधी का नहीं हो रहा, कांग्रेस का नहीं हो रहा। आप ये देखकर एक मोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। जो देश में संक्रमण काल चल रहा है, जिस समय धर्म विशेष के पूजा घरों को सर्वे के नाम पर खोदने का अभियान चल रहा है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, बंटने और कटने की बात हो रही है, ऐसे दौर में केवल और केवल कांग्रेस थी जिसने 2 मरतबा पूरे देश में एक अभियान चलाया, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। ना समाजवादी पार्टी ने कोई राष्ट्रीय अभियान चलाया, ना एनसीपी ने चलाया, और ना तृणमूल कांग्रेस ने चलाया। आरजेडी ने भी अपने राज्य में चलाया है तो चलाया है, लेकिन पूरे देशव्यापी अभियान तो केवल कांग्रेस ने चलाया है। तो नैतिक रूप से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि गठबंधन में शामिल लोग जितनी जल्दी इस हकीकत को पहचान लेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, अन्यथा सबको पछताना पड़ेगा। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, और तब तक शुभ रात्रि, शुभ संध्या, नमस्कार।